आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बायो साइंस के काफ़ी खूबसूरत प्रश्न लेकर आया हूं जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहले वह प्रश्न लेकर आए हैं और यहां पे हम कोशिश करेंगे कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है कौन सा प्रश्न है हम लोग अच्छे से देखेंगे। बस आपको दिमाग लगा, देखिए कोई भी प्रश्न होता है ज़्यादा भारी नहीं होता है। दिमाग लगाकर किसी चीज़ को जितना सोचिएगा उतना माइंड में बैठेगा। आप लोग क्या करते हैं, एक बार देख लिए पढ़ लिए, दोबारा कहीं काम करे या कुछ करे वहाँ सोचते ही नहीं है। सोचिए, देखते नहीं है कि जितना आप निगेटिव तरफ थॉट ले जाइएगा, जितना सोचिएगा उतना माइंड में वो बातें घूमता है। तो आप पढ़ाई के मैटर को सोचिए, समझिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जहाँ पे आप भूलने लगे, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि आखिर कहाँ पे हम भूल रहे हैं और उसको फिर से रिपीट कीजिए, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगा। समझ गए? चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पेल्विक बोन के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेल्विक बोन के संरचना के बारे में बताएं। तो चलिए पेल्विक बोन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पेल्विक बोन को हम लोग श्रोणी हड्डी, पेल्विक जो होता है किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में पेल्विक बोन जो है पाए जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फीमेल में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेल्विक जो है एक महिला को प्रेगनेंसी के समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी हम लोग देखेंगे पेल्विक बोन, हिप बोन। ठीक है, चलिए, यह एक अनियमित आकार की पतली एवं शरीर की सबसे चपटी अस्थि होती है। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि पेल्विक बोन जो होता है यह इरेगुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है? इरेगुलर शेप में, मतलब इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। जैसे जांघ की हड्डी हो गया तो उसका नियमित आकार है कि एकदम लंबा होता है। ठीक है, बड़ा सा होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे अनियमित आकार की पतली एवं शरीर के सबसे चपटी अस्थि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बाल्यकाल में मतलब बच्चे के समय में यह अस्थि 3 अस्थियों से मिलकर बनती है एवं उनके बीच में रिक्त स्थान पर उपास्थि होते हैं। देखिए, ये जो पेल्विक बोन जो होता है बच्चे में, यह 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। कितने हड्डियों से? 3 हड्डियों से। समझ गए? जैसे कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेल्विक बोन जो है कुछ इस प्रकार से जो है बनते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसके बीच में जो एक खाली जगह होता है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है मिलकर बनाता है और बाकी इस साइड से तो बोन होता ही है। बातें को समझ रहे हैं ना? तो ही कहता है कि बाल्यकाल में यह 3 अस्थियों से मिलकर बनती है, जबकि इनके बीच में जो ये जगह होता है, जो खोखला होता है, इसमें उपास्थि होता है, कार्टिलेज होता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, वयस्क होने पर एक उपास्थि मतलब एक कार्टिलेज जो होता है अस्थि बन जाता है। मतलब बच्चा में यह 3 अस्थि से मिलकर बनता है, बीच में जो जगह खाली रहता है उसमें कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है। समझ गए? लेकिन आगे चल के जब एडल्ट होता है, समझ रहे हैं बातें को, जब एडल्ट होता है तो उस समय वयस्क होने पर, समझ गए बातें को, तो ये चीज़ें को ध्यान से जो है आप लोग समझिए। वयस्क होने पर जो होता है यह जो है आपको उपास्थि भी जो है हड्डी बन जाता है। बातें को समझ गए? तो वयस्क होने पर यह उपास्थि जो गैप को भरा रहता है बच्चे में, आगे चलकर यह जो है कार्टिलेज बन जाती है। ठीक है, तथा मिलकर एक ही अस्थि हो जाता है, ताकि मिलकर यह एक ही अस्थि में हो जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, सबसे ऊपर वाले भाग को इलियम कहा जाता है। बातें को समझिएगा, चूँकि 3 बोन से मिलकर बनता है, आपको पता है, तो सबसे ऊपरी वाले भाग को इलियम कहते हैं। आगे की ओर वाले भाग को जगन अस्थि मतलब प्यूबिस कहते हैं, तथा पीछे वाले भाग को आसनास्थि मतलब एस्कियम बोन कहते हैं। तो 3 बोन कौन होता है? इलियम, प्यूबिस और एस्कियम। बातें को समझ गए? चलिए, अस्थि के 3 भाग मिलकर एक विशेष रचना दोनों तरफ तैयार करते हैं। मतलब दोनों तरफ कहने का मतलब है कि इधर भी तैयार करते हैं ये अस्थि का तीनों भाग मिलकर, जो अस्थि की बाह्य सतह पर प्याले यानी कप के आकार का गड्ढा बनाती है, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। मतलब ये जैसे कप हो गया, ए हो गया, दोनों साइड से बन गया। अब ये जो दोनों साइड से है, बीच में जो कप के आकार का ये जो गड्ढा है, ये जो होता है क्या होता है आपका? ये जो होता है इसे हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं। जो दोनों ओर से हड्डियों के बीच में जो कप के समान जो रचना बनता है,
सतह बनता है यह एसीटाबुलम होता है। तो आप लोग बातें को समझ गए, पेल्विक बोन के बारे में समझ गए। पेल्विक बोन का कार्य क्या होता है? पेल्विक बोन का जो कार्य है आपके सामने में है, देख लीजिए। पेल्विक बोन का जो कार्य है आप लोग को यहाँ पे समझ लीजिए। पेल्विक बोन का अब काम क्या है? तो देखिए, पेल्विक बोन जो होता है, इस पेल्विक बोन इसी गड्ढे में फीमर अस्थि, फीमर बोन का गोल सिर शिफ्ट होता है। मतलब जो पेल्विक बोन होता है, इसका पेल्विक बोन का काम है कि आपके जो फीमर बोन होता है उस फीमर बोन को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। तो इसी में जो गोल सिर फिट होता है जांघ का, वह इसी पेल्विक बोन में एक संरचना होता है, कैविटी गड्ढा होता है, उसमें शिफ्ट होता है जांघ का हड्डी, ठीक है। इसीलिए इसे पेल्विक हिप बोन भी कहते हैं। और पेशियों मसल्स के द्वारा मढ़ दिया जाता है, जिसके कारण कूल्हे का मोर हिप ज्वाइंट तैयार होता है। बातें को समझ गए? तो आप क्या समझे? इसका कार्य है, पेल्विक बोन का काम है कि यह हिप ज्वाइंट भी बनाता है, तैयार करता है, यानी इसमें फीमर बोन जो है शिफ्ट होता है पेल्विक बोन में। ओके, श्रोणि से ऊपर देख लीजिए, श्रोणि से ऊपर के व्यक्तियों के वजन को सहन करने। पेल्विक बोन का काम है कि यह वजन शरीर कमर के ऊपर का जितना भी वजन है उसका सहन करता है अपने ऊपर, ठीक है, इन्हें स्थिर रखता है। और इनके नीचे स्थित जो पैर है, जो जांघ है, उन्हें हिलने पर उन्हें बैठने और खड़े होने की अनुमति देता है। मीन्स यह अपने ऊपर पूरा वजन भी कर सकता है, यह स्थिर भी रखता है, और साथ में यह हमारे नीचे के अंग, पैर, जांघ, इन सब को खड़े होने और हिलने डुलने के भी अनुमति देता है। तो इसका एक काम है, ठीक है। पेल्विक बोन बहुत महत्वपूर्ण बोन होता है, आपके सामने में है, यही पेल्विक बोन होता है। जैसे मैंने बताया कि बीच में एक खोखला होता है, ठीक है, बीच में एक खोखला होता है बच्चा में, बट आगे चलकर यह भी जो है क्या होता है आपका कार्टिलेज, बच्चा में इसमें कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, बट एडल्ट होने पर यह सब एक हड्डी जो है आपके बन जाते हैं, ठीक है, पेल्विक बोन का। अब आपके सामने है, यहाँ पे कलर डिसाइड है कौन सा। मैंने आपको पहले बताया कि इलियम, प्यूबिस और एस्कियम 3 हड्डी होता है। इलियम जो होता है एक यहाँ पे हड्डी है, ठीक है, इलियम ए वाला हड्डी है, समझ गए। उसके बाद होता है एस्कियम, तो जो ये हरा वाला है जघन अस्थि जो होता है, यही आपका एस्कियम है, समझ गए। ये आपके अंदर तक होता है, अंदर से, तो ये हो गया एस्कियम। और ये जो है सामने वाला होता है, ये आपका प्यूबिस है, समझ गए, पीला वाला, समझ गए। और ये तो आपका पूंछ वाला होता है, ये तो रीढ़ की हड्डी का है, तो ये अलग चीज़ें है, बाकी है। और ये जो गड्ढा देख रहे हैं, यही गड्ढा में जो है आपके इसी जो कैविटी है, इसी वाले गड्ढा में जांघ का हड्डी जो है आकर यहाँ पे शिफ्ट होता है दोनों जगह से, और यह ज्वाइंट बनाता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, और एसीटाबुलम कौन सा है? तो इसके अंदर वाला जो जगह होता है, यहीं पे एसीटाबुलम होता है, समझ गए। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ जाइए, बातें को समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले लीजिए। दीज आर इरेगुलर शेप, थीन, पतला और फ्लैट, सबसे चपटा हड्डी होता है शरीर में, ठीक है। बच्चा के दौरान यह बना होता है 3 हड्डियों से, ठीक है, और बीच में जो खाली जगह होता है उसमें कार्टिलेज भरा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है, वयस्क होता है, तो यह खाली जगह जो है क्या होता है, भर जाता है, समझ गए। और यह सब एक हड्डी में मिलकर बन जाता है। इसमें 3 हड्डियों से मिलकर बनता होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है इलियम होता है, समझ गए। ऊपर वाला क्या होता है? इलियम होता है। मैंने पहले ही बताया कि ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है? इलियम है। ऊपर वाला कौन सा? ये आपका इलियम है, ठीक है, इलियम है, समझ गए। उसके बाद आपके सामने में है, देख लीजिए। उसके बाद आपका होता है प्यूबिस है। उसके बाद आपका है पीछे वाला भाग जो होता है वह एस्कियम का होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एस्कियम वाला भाग है, ठीक है, ये पीछे वाला भाग है, ठीक है ना, ये एस्कियम पीछे से रहता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को हरा वाला जो है पीछे साइड से है, फिगर में इस प्रकार से है। तो आप लोग ये समझ गए। बाकी काम क्या है? कंट्रोल करना, ठीक है, मूवमेंट करना, नीचे के अंगों को, ऊपर के अंगों को जो है स्थिर करके रखना, ठीक है ना, भार सहन करना, ये सब इसका काम है। ओके, चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एस्केपुला में, एस्केपुला बोन। अब मैं बता देता हूँ, पेल्विक बोन जो होता है यह फीमेल में, मेल में तो बच्चा उच्चा होने की कोई ऐसा होता नहीं है। तो यह पेल्विक बोन जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? क्योंकि यही
पेल्विक बोन जो होता है खुलता है और क्लोज आता है। बढ़ने से बच्चा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। जब ये खुलता है तो बच्चा बाहर की तरफ आता है। जब तक यह पेल्विक बोन अपने संरचना में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक बच्चा बाहर नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। बातें को समझ रहे हैं। अब हम लोग के सामने आ गया एस्केपुला बोन। यह भी बोन पूछा गया है एग्जाम में 5 नंबर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है एस्केपुला बोन। चलिए देखिए, एस्केपुला बोन बड़ी होती है, चौड़ी और तिनकोनी एवं चपटी अस्थि होती है। सबसे पहले ध्यान किसी भी क्वेश्चन का उसका महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि स्केपुला बोन होता कैसा है। तो भाई स्केपुला बोन बड़ी, ठीक है, यह चौड़ी भी होती है, तिनकोनी होती है और चपटी फ्लैट होती है। यह सभी आकार का बड़ा, चौड़ा, तिकोना और चपटा अस्थि है। ओके, जो स्कंध मेखला सोल्जर ग्रिडल का एक हिस्सा बनाती है। स्केपुला बोन आपके सोल्जर ग्रिडल यानी आपके कंधे का जो हड्डी होता है उसको एक हिस्सा बनाती है, ठीक है। यह वक्ष के पीछे, मतलब यह सीने जो होता है उसके पीछे दूसरी तरफ दूसरी से 7वीं फसली के ऊपर, मतलब जो रिब्स होता है उस रिब्स के दूसरे से 7वीं फसली के ऊपर एवं मध्य में स्थिर होता है। मतलब दूसरे के ऊपर और 7वीं के बीच में यह स्थित होता है, परंतु पेशियों के द्वारा पसलियों से अलग होती है। परंतु यह रिब्स पे नहीं लगकर यह रिब्स से अलग होता है पसलियों के पेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा। बातें को समझ रहे हैं? अभी तक क्या समझे? अभी तक क्या आप लोग समझे? अभी तक आप लोग यही समझे कि स्कैपुला एक बड़ी, एक चौड़ी और त्रिकोणी चपटी अस्थि है जो सोल्जर ग्रिडल को भी क्या करता है, सोल्जर ग्रिडल का एक हिस्सा बनाती है। मतलब यह एक कंधे की हड्डी का हिस्सा बनाती है। यह वक्ष के पीछे, मतलब यह सीने के पीछे दूसरा और 7वां फसली के बीच में स्थित होता है, परंतु यह मसल्स के द्वारा पसलियों से अलग होता है, ठीक है। रिब से यह अटैच नहीं रहता, रिब से अलग होता है। किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। बातें को समझ गए? इसके 2 सतहें होती है। इसके जो होते हैं, चूँकि यह फ्लैट है तो आराम से सतह होगा। तो 2 सतहें होती है, एक सतह पीछे की जिसको डोर्सल तथा दूसरी आगे की सतह जिसको कोस्टल या वेंट्रल कहते हैं। इसमें 2 सतह होता है। चूँकि यह फ्लैट होता है तो इसमें 2 सतह होता है, एक आगे का सतह और एक पीछे का सतह। अब आगे का सतह होगा तो चूँकि ये आप लोग को मैं बता दूं, स्कैपुला बोन कहने का मतलब है कि देखते होइएगा आप लोग, आपके पीछे से बैक में दोनों साइड, कंधा के दोनों साइड पीछे से देखिएगा चौड़ा चौड़ा जो है आप लोग को महसूस होगा, चौड़ा चौड़ा हड्डी है, वही आपके स्कैपुला होता है। समझ गए? तो उसमें जो चौड़ा चौड़ा भाग होता है, चूँकि वो हमारे सीने के पीछे है तो कहीं ना कहीं रिब्स के ही पीछे होगा। तो जो रिब्स के पीछे यानी जो स्कैपुला के जो आगे वाला भाग होगा वह डोर्सल होता है, तथा दूसरी आगे वाली देख लीजिए, एक सतह पीछे का जो होता है वह डोर्सल होगा, तथा दूसरी आगे वाला जो होता है जिसे कोस्टल या वेंट्रल कहते हैं। 2 सतह। ओके, आगे देखिए, कोस्टल पर एक गड्ढा होता है जिसको सब स्कैपुलर फॉसा कहते हैं। अब जो कोस्टल है, कोस्टल कौन सा है? कोस्टल है आगे वाला पर एक गड्ढा होता है जिस गड्ढा को सब स्कैपुलर फॉसा कहते हैं। पीछे वाली डोर्सल सतह पर एक उभरी हुई किनारी होती है जिसको स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं। देखिए, आगे वाला पर एक गड्ढा होता है जिसे हम लोग सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। समझ गए? आगे वाला पर गड्ढा होगा जबकि पीछे वाला पर उभरा हुआ सतह होगा जिसे हम लोग स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं। यह स्पाइन स्कैपुला अस्थि के सुप्राफाइन फोसा तथा इंफ्रा स्पाइन फोसा की सीमा पर स्थित होती है। अब ये जो स्पाइन होता है, जो पीछे वाला भाग में जो आपके स्पाइन स्थित होता है, जो डोर्सल सतह है उस पर जो उभरी हुई जो सतह है वह एक स्कैपुलर स्पाइन है। तो ये पीछे वाला भाग पर जो स्पाइन है, यह स्पाइन जो होता है यह स्कैपुला अस्थि के सुप्रा स्पेनियस फोसा, ठीक है, सुप्रा स्पाइनियस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा के सीमा पर यह उभरा हुआ भाग स्पाइन स्थित होता है। सुप्रा स्पाइन और इंफ्रा स्पाइनस, ठीक है। अतः यही स्पाइन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अतः यही स्पाइन जो होता है
एक इस साइड जो होता है, ठीक है, और एक जो है आपके इस साइड जो है इस प्रकार से हड्डी होता है पीछे से। इसी के बीच में जो है आपके, ठीक है ना, होता है, यही दोनों स्पाइन को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है, एक दूसरे को, यही स्पाइन जो होता है एक दूसरे को अलग करता है। चूँकि स्पाइन बीच में ही होता है रीढ़ की हड्डी और ये दोनों पीछे से होता है, तो इन दोनों के अलग यही स्पाइन करता है। कौन? स्कैपुलर स्पाइन। ओके, जो कहाँ स्थित होता है? सुप्रा स्पेनियस फोसा तथा इन्फ्रा स्पाइनियस फोसा के सीमा पर स्थित होता है। और यही स्पाइन जो है दोनों साइड के जो स्कैपुला है उसको एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। यह स्पाइन एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में संधिबद्ध होती है। अब आपको नहीं समझ में आएगा, फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए, यही होता है आपका स्कैपुला बोन, ठीक है, यही होता है स्कैपुला बोन। यह आपका हाथ का हड्डी इसमें जुड़ा है। यह एक प्लेट जैसे तिकोनी रचना है, देख रहे हैं, तिकोनी रचना है, ठीक है ना, तिकोनी रचना। अब इस फिगर में देखिए, एक व्यक्ति है, 2 से लेकर 7वें रिब्स के बीच में यह स्थित होता है पीछे से, ठीक है, दोनों साइड में लगा हुआ है, दोनों साइड में। यह क्लेविकल बोन से भी संधिबद्ध होता है, मतलब ज्वाइंट होता है। ये हो गया क्लेविकल बोन, इस क्लेविकल बोन से भी यह ज्वाइंट होता है, समझ गए, दोनों तरफ, समझ गए। यह ह्यूमरस बोन्स, इसमें एक गड्ढा होता है इसी स्कैपुला में, जो एक आपके सोल्जर ग्रिड बनाता है, ठीक है, इसी गड्ढा से जुड़कर हाथ वाला है। ये आपका क्लेविकल हो गया। और यही प्लेट नुमा जो त्रिकोना है स्कैपुला होता है, जो दोनों साइड में स्थित होता है, ठीक है। और यही बीच में जो होता है आपका स्कैपुलर स्पाइन होता है, समझ गए, जो नुकीला है, यही ना, देख लीजिए, जो नुकीला है, यहाँ पे लिखा है ना, देख लीजिए, देख लीजिए, यह देख लीजिए, यह स्पाइन एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, ठीक है। यही देखिए, यही वाला, यही एक्रोमियन प्रोसेस है। कैसे है? तो यहाँ से गया और ये वाला, ठीक है, यहाँ से गया और ये वाला, यही एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। यही स्पाइन चौड़ा नुकीला होती है, जो एक्रोमियन प्रोसेस भी बनाती है, ठीक है। तो यही बात को अच्छे से समझना था। नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाता था, यही पर समाप्त हो जाती है, तथा यहीं पर समाप्त हो जाती है तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में संधिबद्ध हो जाता है। अब देखिए, यह क्लेविकल बोन के बाद भी जो है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट है, क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट है, एक क्लेविकल बोन है, ये भी क्लेविकल बोन है, तो ये वाला यहाँ पे है ना क्लेविकल बोन से ज्वाइंट, तो ये दोनों क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट होता है, ठीक है। ए स्पाइना एक्रोमियन प्रोसेस बनाया, यह एक्रोमियन क्लेविकल से भी क्या होता है, संधिबद्ध होता है, समझ गए। और बाकी ये प्लेट उलेट तो है ही, बाकी समझ गए चीज़ों को। चलिए, ए हो गया आगे वाला और वो हो गया उसके पीछे हो जाएगा पीछे वाला भाग, समझ गए। बाकी अलग देखिए तो अलग यहाँ पे है, ये सब प्लेट स्कैपुला है, समझ गए, एक्रोमियन प्रोसेस है। यह एक कैविटी है जिसमें सोल्जर ग्रिडल शिफ्ट होता है, जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है आपका हो गया, समझ गए। चलिए, स्कैपुला बोन को अगर इंग्लिश में चाहिए तो आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, समझा भी दिए, अब आप बताइएगा कैसे लगा। आगे है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कहने का मतलब होता है, यह हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ का क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ऑटोक्लेव का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इसे अधिक दाब पर भाप द्वारा स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ऑटोक्लेव जो होता है, यह हाई टेम्परेचर और हाई भाप स्टीम के द्वारा जो है यह एक प्रोसेस होता है। इसे अधिक दाब पर भाप द्वारा स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, समझ गए, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। इस विधि में अधिक दाब, ये जो ऑटोक्लेविंग होता है यह एक प्रोसेस होता है, एक विधि है जिसमें अधिक दाब मतलब हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में इसका प्रयोग करके जो है इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिससे जो विष संक्रमण होता है डिसइंफेक्ट, इसके लिए आवश्यक तापमान बना रहे।
एवं ऑटोक्लेव में पैक की गई जो भी वस्तुएं हैं उसको शीघ्रता से भेदन हो सके। आप लोग देखते होइएगा कि जो सुधा वगैरह या जो भी पैकिंग वाला दूध होता है उसे फ्रिज में कई दिनों तक रखा रह जाता है, लेकिन उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन वह एक कच्चा पदार्थ है, ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन ख़राब नहीं हो पाता है, कई दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह मार्केट में आने से पहले जब उसे पैक किया जाता है, चाहे वो सुधा हो गया, चाहे मदर डेयरी, कुछ भी अलग अलग कंपनी का है, वो देखते होइएगा ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखने पर कई दिन तक लोग उसका यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जब फैक्ट्री में तैयार किया जाता है उसे, तो उसमें हाई प्रेशर का, मतलब अधिक दाब का, हाई टेम्परेचर का यूज करके और आर्द्रता का प्रयोग करके उससे जो है आवश्यक तापमान पर जो है उसे रखा जाता है और फिर जो है उसे पैक किया जाता है और पैक करके तब मार्केट में उसे उतारा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गाय या भैंस से दूध निकला और उसको पैकेट में सील किया और बाज़ार में उतार दिया। नहीं, बाज़ार में उतारने से पहले उसका प्रोसेस होता है, बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा उसे हीट किया जाता है। हीट करके फिर उसे बहुत ज़्यादा जो है ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो है उसमें फिर जाके जो है उसे पैक किया जाता है और तब जाके बाज़ार में उतारा जाता है। इसीलिए जो पैक की गई सामान होती है उसे आसानी से हम लोग भेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होता है, एक वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है और एक हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है। तो यह दो प्रकार के जो है आपका ऑटोक्लेव है। एक होता है ऑटोक्लेव, एक मशीन की तरह होता है जिसमें एक वर्टिकल होता है और एक आपका जो है लेटा हुआ क्षैतिज होता है। सही ऑटोक्लेविंग के लिए निम्न दिशा निर्देशन का पालन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑटोक्लेविंग करते हैं किसी भी वस्तु का, चूँकि ऑटोक्लेविंग के जरिए हम कीटाणुनाशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ऑटोक्लेव एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आपको स्टेरलाइजेशन करना हो, कीटाणुनाशन करना हो, बिल्कुल पूर्णतः सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना हो, तो उसमें हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। चूँकि ऑटोक्लेव के जरिए हम बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह का भी जो है हम इसे स्टेरलाइज करते हैं। सर्जरी होने के बाद जो भी उपकरण होता है उसको हम आसानी से जो है इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसमें जो यूज किया जाता है वह 1 to 1 यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होना चाहिए। काफ़ी हार्ड टेम्परेचर है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलते ही कोई भी लिक्विड जो है उबलने लगता है, लेकिन यहाँ पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का यूज किया जाता है। फ़ारेनहाइट में इतना यूज किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑटोक्लेव में कितने तापमान के यूज किया जाता है, देख लीजिए। दाब का मतलब है कि इसमें 15 LBS प्रति इंच दाब का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो आपके सामने में है, दाब इतना यूज किया जाता है और कितने समय तक? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक जो है हम किसी चीज़ को इतना तापमान, इतना दाब देने पर जो है वह विसंक्रमित हो जाता है। समझ गए? तो ये हो गया। अब यहाँ पे और चीज़ों देख लीजिए, समझ लीजिए। यह सूक्ष्म जीवों मतलब पैथोजन को नष्ट करने के लिए सबसे उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली विधियों में से एक है। मैंने पहले ही बताया कि अगर कीटाणुनाशन करना हो किसी भी उपकरण का, किसी भी सामान का, तो जो ऑटोक्लेव होता है काफ़ी उत्कृष्ट और इफ़ेक्टिव माना जाता है ऑटोक्लेव को। समझ गए? ऑटोक्लेविंग हेतु जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेविंग एक प्रक्रिया है और इसमें जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग उसे ऑटोक्लेव कहते हैं। बातें को समझ गए? देखिए यही है, समझ गए? यही है। ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। समझ गए? ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यह वर्टिकल है मतलब खड़ा है, यह भी एक उपकरण है ऑटोक्लेविंग का और यह भी एक उपकरण है ऑटोक्लेविंग का। समझ गए? लेकिन यह जो है लेटी हुई है। बातें को समझ गए? तो दोनों उपकरण हैं और चूंकि ऑटोक्लेविंग जो होता है वह एक उपकरण के सहायता से ही किया जाता है। तो आप बड़े बड़े दूध के फैक्ट्री वगैरह में जाइएगा तो ये तो छोटा छोटा उपकरण है, इससे बड़ा बड़ा उपकरण लगा होता है उसमें ऑटोक्लेव करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली जो दूध का ऑटोक्लेविंग के लिए जो तापमान होता है वह 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको किया जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हो गया। बाकी अगर कोई उपकरण वगैरह को करना पड़ता है तो आप लोग देखते होइएगा अस्पताल समय, सर्जरी वार्ड समय ऐसा उपकरण होता है। इसी उपकरण में रख कर जो है उस जो भी सीजर वगैरह जो भी उपकरण हो उसको जो है विसंक्रमित किया जाता है सर्जरी के बाद। बातें को समझ गए? चलिए, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि हार्मोन होता क्या है।
हार्मोन में आप सभी को बताना है हार्मोन होता क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची बनाना है और पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में डिटेल से वर्णन करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे कि हार्मोन क्या है, ठीक है, 2 नंबर अंतःस्रावी सूची बनाए, ठीक है, 4 नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है। चलिए आज हम लोग जानेंगे हार्मोन क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन देखिए, हार्मोन एक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित विशेष प्रकार का रसायन है। हार्मोन क्या है, हमारे बॉडी में केमिकल फॉर्मेशन है, एक रासायनिक है, ठीक है, एक रासायनिक विशेष प्रकार की रसायन है जो हमारे बॉडी में खास अंगों के द्वारा खास कार्यों के लिए जो है होता है। जैसे खास अंग या खास कोशिका पर ही इसका प्रभाव होता है। जैसे देखते होइएगा कि वृद्धि हार्मोन जो लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको अलग अलग हार्मोन है जिसका अलग अलग काम है। अलग अलग हार्मोन टारगेट भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो हार्मोन अलग अलग होते हैं उनका टारगेट भी लक्ष्य भी अलग अलग होता है, ठीक है। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में भी हार्मोन बनता है, ठीक है, जो हमारे सिग्नल पहुंचाता है, मैसेज देता है, ठीक है। हार्मोन का उत्पादन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ऐसा ना है कि भर भर के बनता है, यह बहुत सूक्ष्म जो है मात्रा में होता है। प्रत्येक हार्मोन का एक निश्चित कार्य होता है, ठीक है, प्रत्येक जो हार्मोन होता है उसका एक निश्चित कार्य होता है, समझ गए। जैसे डोपामाइन जो होता है वह भी एक आपका केमिकल हार्मोन ही होता है। यह डोपामाइन बढ़ने से और कमने से मेंटल पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन यह भी हार्मोन माना जाता है, सेक्सुअल हार्मोन जो सेक्सुअल में उत्तेजना लाता है, ठीक है, सेक्सुअल अंगों को वृद्धि करता है। तो खास जो हार्मोन होता है वह खास जगह से खास लक्ष्य मतलब खास काम के लिए, ठीक है, जो है प्रेरित होता है। और यह जो हार्मोन है यह एक केमिकल एक रासायनिक चीज़ें होता है, हमारे बॉडी में बनता है जो किसी खास अंग या खास कोशिका पर जाके काम प्रभाव दिखाता है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन के टारगेट लक्ष्य भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर, रासायनिक मैसेंजर, संदेश वाहक भी कहते हैं। हार्मोन का उत्पादन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। प्रत्येक हार्मोन का एक निश्चित अपना अपना कार्य होता है, समझ गए। हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन निर्मित होते हैं। हार्मोन जो होता है यह तो होता है केमिकल, बट यह मुख्यतः जो होता है प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड भी होते हैं। अब कुछ हार्मोन एस्टेरॉयड भी होते हैं, जैसे आप बाहर से भी लेते हैं एस्टेरॉयड की दवाई या इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। तो कुछ हार्मोन जो है आपके एस्टेरॉयड भी होते हैं। हार्मोन का स्रावन शरीर में आवश्यकता के अनुसार होता है। अब जो खराब हार्मोन है इसका सिक्रेशन हमारे बॉडी में आवश्यकता अनुसार जितना नीड है उसी अनुसार होता है। इसकी मात्रा की शरीर से अधिकता या कम होना दोनों के लिए स्वास्थ्य हेतु हानिकारक है। मैंने पहले ही बताया कि इतना बनता है कि जो बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। अगर ज़्यादा बनेगा फिर भी प्रॉब्लम है, कम बनेगा फिर भी प्रॉब्लम है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया। आगे है यहाँ पे देख लीजिए अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये बात आप लोग समझ गए, क्या समझे? तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ गए होंगे हार्मोन के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। देखिए आपसे इंडोक्राइन सिस्टम पूछेगा फिर भी आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हार्मोन पूछेगा फिर भी, सूची पूछेगा फिर भी, आपको टोटल बताना है, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम शरीर की एक प्रमुख तंत्र है। जिस प्रकार से उत्तरीय तंत्र है, जिस प्रकार से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस प्रकार से श्वसन तंत्र है, बहुत सारे तंत्र है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में अंतःस्रावी तंत्र है। मतलब अंदर ही अंदर जो है कुछ चीज़ें बहने वाला, सीक्रेट होने वाला तंत्र है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जो है आपको इंडोक्राइन में भाग लेते हैं।
अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम शरीर का एक प्रमुख तंत्र है। क्या है? अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम शरीर का एक प्रमुख क्या है? तंत्र है। ओके, यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न क्रियाओं का रेगुलेशन करता है। जिस प्रकार से अगर प्यूटरी ग्लैंड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर प्यूटरी ग्लैंड से अगर आपको कुछ चीज़ें सिक्रेशन होना हो तो ब्रेन हमारा मैसेज देता है, ठीक है, मैसेज देता है, प्यूटरी ग्लैंड उस पर अपना प्रभाव दिखाता है, कंट्रोल दिखाता है, और जब सिक्रेशन होता है तो जाके लक्षित स्थान तक पहुंच जाता है। बातें को समझ रहे हैं? तो यही कहता है कि तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का रेगुलेशन करता है, ठीक है, मतलब नियमन करता है। ओके, अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। वही चीज़ें हैं, अंतःस्रावी तंत्र जो है आपके इंडोक्राइन सिस्टम जो है वह इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर होता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम एक चीज़ से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे चीज़ों से बनता है, आपको एक से अधिक चीज़ों से बनता है सिस्टम, तो वही इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है अंतःस्रावी तंत्र जो है बनाता है। एक ग्रंथियाँ विशेष रसायन यानी हार्मोन का स्रावन करती है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, ये ग्रंथियाँ विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन का स्रावन करती है। बातें को समझ गए? ओके, यह स्राव बिना किसी डक्ट के सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़ जाते हैं। अब ये जो सिक्रेशन होता है, यह सिक्रेशन बिना किसी नली के सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़ जाते हैं। अब ये जो स्राव होता है, जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, यह डायरेक्ट जो है आपको बिना किसी डक्ट के सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़े जाते हैं, ठीक है, जहाँ ये सीधे रक्त में प्रवेश करते हैं। इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है सीधे निकलने के बाद जो है ग्रंथि से निकलने के बाद सीधा ब्लड में जाके प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तथा रक्त के साथ जो है टारगेट ऑर्गेन मतलब लक्षित जगह या लक्षित कोशिका तक पहुंचता है, जहां पे उसे प्रभाव दिखाना है। अतः इन ग्रंथियों को डक्टलेस ग्रंथि भी कहते हैं। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को डक्टलेस यानी नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नलिका नहीं होता है, डायरेक्ट हार्मोन निकलता है ग्रंथि से और वह अंदर जो है ब्लड में जाके मिल जाता है और जहाँ भी उसे ज़रूरी हो जाकर अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो यही जो है आपके अंतःस्रावी तंत्र हो गए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों की बहुत सारे आपसे पूछेगा कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची बनाए, तो सूची के बारे में आपसे पूछेगा। तो देख लीजिए, प्यूटरी ग्लैंड भी आपके एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि भी आपके एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड भी, एड्रिनल ग्लैंड भी, पैंक्रियाज के लैंगरहैंस आइसोलेट, ठीक है, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, जनन ग्रंथियाँ, जिसमें आपको जनन ग्रंथिया में आ जाता है टेस्टिज आ जाएगा मेल में और फीमेल में ओवरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो मैंने ये सब आपको लिस्ट बना दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि का। आपको नज़र और सारे ग्रंथियाँ आए तो और सारे ग्रंथि के नाम आप लोग लिखिएगा। मैंने कुछ का नाम दे दिया, प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब प्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, प्यूटरी ग्लैंड के बातें को देखिए। प्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में भी पूछा जा सकता है। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि एवं हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है। प्यूटरी ग्लंथि को आप लोग जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो प्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर आपसे पूछे तो प्यूटरी ग्लैंड के बारे में सीधे बताना है कि यह एक मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। इसे हम लोग हाइपोफाइसिस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हाइपोफाइसिस नाम से भी जानते हैं। यह स्कल के स्फिनोइड अस्थि के सेला टुरसिसा या हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह आकार में मटर के दाने के समान भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछे, यह खोपड़ी के स्फिनोइड अस्थि के सेला टुरसिया, ठीक है, या फिर हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। मतलब यह कहाँ स्थित होती है, पता हो गया कि खोपड़ी के स्फिनोइड अस्थि के
सेला टुर्सिका या हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह आकार में मटर के दाने के समान भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ओके, यह मस्तिष्क के बेस में ऑप्टिक कियास्मा के न्यूरल स्टोक द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, यह मस्तिष्क के बेस में आधार में जो ऑप्टिक चैस्मा है उसके न्यूरल, ठीक है, न्यूरल स्टोक द्वारा जुड़ी रहती है। ओके, आगे है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावन हेतु प्रेरित करता है। क्या करता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावन हेतु प्रेरित करता है। मतलब यह रेगुलेट करता है, प्रेरित भी करता है अन्य हार्मोनों के लिए। यह देखता है कि कौन से हार्मोन का कब जरूरी है और उससे प्रेरित करता है कि भाई तुम्हारा ज़रूरी अब आ गया है, चलो तुम अपना काम शुरू करो, इस टाइप से। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह सभी बहुत सारे हार्मोनों को रेगुलेट करता है, ग्रंथियों को। ठीक है, आगे चलिए। अब इसमें दो खंड होता है, एक होता है आगे का खंड एंटेरियर, पीछे का खंड पोस्टेरियर। समझ गए? एडेनोआई हाइपोसिस होता है और इसे न्यूरोफाइसोसिस कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अग्रखंड एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्चखंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पश्चखंड न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, अग्रखंड एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, एंटेरियर खंड और पोस्टेरियर खंड। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि अग्रखंड एडिनो हाइपोसिस और पश्चखंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, आगे चलिए। इन दोनों खंडों के मध्य में एक बारीकी स्थान होता है। मतलब एक खंड ऐसे है और इसी में दूसरा खंड होता है, इन दोनों के बीच में एक बारीकी सा स्थान होता है, इसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ओके, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ओके, अग्रखंड द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन का स्रवन होता है, वही पश्चखंड तंत्रिका ऊतक का बना होता है तथा प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, अग्रखंड द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन का स्रावन होता है, पहला, वही पश्चखंड तंत्रिका ऊतक का बना होता है, इसलिए इसे न्यूरोफाइसोसिस कहा जाता है तथा यह प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, डायरेक्ट रूप से। ओके, अब इसमें दो खंड है, आपके सामने में है। दोनों खंड किसका क्या काम है? अग्रखंड पोस्ट एंटेरियर का काम है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करना, TSH को रेगुलेट करना। ठीक है, एसी एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रेगुलेट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करना, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रेगुलेट करना। ठीक है, पश्चखंड द्वारा ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो यह दो हार्मोन पश्चखंड द्वारा, अग्रखंड द्वारा इतना हार्मोन का रेगुलेशन होता है। आप इसको याद रखिएगा कि कौन से हार्मोन किस खंड से रिलीज होता है। बार बार ये पूछता है कि ऑक्सीटोसिन प्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से रिलीज होता है, तो पश्च भाग से, पश्च खंड से। ठीक है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसी को वैसोप्रिन भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अग्रखंड है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, MSH, ये सब आपको हार्मोन है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे आपका हो गया समापत। प्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी बता दिए, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी बता दिए, आपको तमाम चीज़ें के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए देखने की क्रिया विधि को समझ लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन। ओके, चलिए सबसे पहले समझिए कि मैकेनिज्म ऑफ विजन कहता क्या है। तो प्रकाश के किरणें समांतर रेखा में चलती हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन है कुछ नहीं, बस हमें ये समझाना होता है कि आखिर जो हम देखते हैं यह देखने की काम जो है कैसे संपन्न होती है। समझ गए? यानी देखने की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप ये सोच रहे हैं कि जो हम देखते हैं, आप देखते हैं किसी भी चीज़ को, वह बड़ी आसानी है, आप डेली लाइफ में बड़ी ही आसानी से आप देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, वो बातें अलग का है। बट इन चीज़ों को जो हमारे आँख से दिखता है, इस चीज़ को किसी वस्तु से को देखने में बीच का जो प्रोसेस है यह बड़ी ही आपके तेज़ी से घटित होता है, जो बिना किसी इंटरप्रेट के, समझ गए ना, आप आसानी से किसी चीज़ को देखते हैं। तो चूंकि जो प्रकाश है, यह प्रकाश एक समांतर रेखा में चलती है, समझ गए।
तथा जब ये किरणें, प्रकाश की किरणें किसी ठोस घनत्व वाले माध्यम में से होते हुए गुजरती है तो झुक जाती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए जैसे जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई सामान रखा है, समझ गए, कोई सामान रखा है, प्रकाश के किरण सीधा आया, ठीक है, प्रकाश के किरण सीधा आया यहाँ पे ये कोई वस्तु है, समझ गए। अब इस प्रकाश के किरण इस वस्तु पर पड़ा, अब ये वस्तु क्या करता है कि चूंकि जो प्रकाश होता है इस वस्तु पर आने के बाद यह झुक सा जाता है, समझ गए, झुक सा जाता है, तो झुकने को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, समझ गए। बाहरी वातावरण से प्रकाश की किरणें आंखें में प्रवेश कर जो है कन्वर्स होकर, मतलब कन्वर्स होकर रेटिना के एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे मानिए कि यह लेंस है, समझ गए, यह लेंस है, समझ गए, लेंस है, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया, समझ गए, प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया हमारे लेंस पर पड़ा, ये आँख का लेंस समझिए, लेंस पर पड़ा, ठीक है। तो चूंकि प्रकाश की किरण एक समांतर रेखा में है तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रकाश आएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रकाश आएगा, कहाँ आएगा, लेंस में आएगा, समझ गए, लेंस है, इस लेंस में आएगा। अब होता यह है कि यह आने के बाद झुक जाता है, ऊपर देखे हैं कि रिफ्लेक्स कर जाता है, झुक जाता है, यानी यह सीधा न जाकर, ये सब सीधा न जाकर, समझ गए, ये सब सीधा नहीं जाकर यह अपने अपने पथ में झुक जाता है। अब झुकता कैसे है, तो जैसे ये सीधा जा रहा है तो यहाँ पे आने के बाद हल्का ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यह भी जो है हल्का ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यह भी हल्का ऐसे हो जाएगा और यह भी थोड़ा सा हल्का ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि यह लेंस है और लेंस के पीछे रेटिना होता है तो रेटिना वाले बिंदु पर यह आकर एक जगह जो है हो जाता है, तो ये समझिए रेटिना है, आँख का पिछला भाग है। तो क्या हुआ, प्रकाश एक समांतर किरण में जा रहा है, ठीक है, जाने के बाद हमारे आँख के जो लेंस है आँख पर पड़ा, तो आँख पे जाने यानी लेंस पर पड़ते ही क्या हो गया, यह झुक गया, तो सब में झुकाव आ गया, सब में अपने अपने लाइन से झुकाव आ गया, ठीक है, और यह झुकाव आगे जाकर यानी लेंस के पीछे जाकर रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, समझ गए। अब केंद्रित हो जाता है तो ये समझ गए चीज़ों को। रेटिना तक पहुंचने से पहले प्रकाश के किरणें आंखों के पारदर्शी रिफ्रैक्टिंग मीडिया एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमस से होकर गुजरती है। अब आप लोग अभी देखे हैं कि जैसे यह समांतर किरण में आ रहा है, लेंस से यहाँ पे टकराया, ठीक है, लेंस से टकराया। अब चूंकि यहाँ पे रेटिना है आँख के पीछे, रेटिना से आने से पहले यह जो प्रकाश की किरण है यह पारदर्शी पदार्थ जो रिफ्रैक्टिंग मीडिया होता है, जैसे एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस, यह तीनों पारदर्शी पदार्थ है जिससे आसानी से आर पार प्रकाश कर जाता है हमारे आंखों में, जो कि अभी ऊपर देखें एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमस पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में, यह भी पारदर्शी है और लेंस भी एक पारदर्शी है, तभी तो किरण को आर पार आसानी से कर देता है। तो यह प्रकाश के किरण जो है लेंस से भी पार कर जाता है, समझ गए, लेंस से भी पार कर जाता है, और लेंस के पीछे जो ह्यूमर तरल है विट्रस और ये एक्वस, यह दोनों को पार करते हुए रेटिना पर मिलता है, यानी रेटिना से पहले विट्रस और एक्वस से भी पार करता है और लेंस से भी पार करता है, तो इससे हमारा गुजरता है, रेटिना तक पहुँचने से पहले इन सब चीज़ों से गुजरता है प्रकाश के किरण, समझ गए। आगे देखिए, लेंस एक ऐसी रचना है जिसे प्रकाश की किरणों को अपवर्तन करने की क्षमता है, समझ गए। अब आप लोग फिजिक्स में 10th में नियम पढ़े होइएगा, पता है, तो लेंस एक ऐसी रचना है हमारे आँखों में जो प्रकाश को अपवर्तन कर देता है, ठीक है, अपवर्तन करने की क्षमता है इसके अंदर, जिससे वे कन्वर्स होकर, ठीक है ना, कन्वर्ज होकर लेंस के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। अब चूंकि यह प्रकाश को एक अपवर्तन करने का क्षमता है लेंस में, अब जो ये क्षमता होने के कारण यह कन्वर्ज होकर लेंस के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, लेंस के पीछे, चूंकि रेटिना सबसे आंतरिक और पिछला भाग है, तो मैंने यही बताया कि प्रकाश सीधा रेखा में गमन किया समांतर, ठीक है, यहाँ पे लेंस पर आकर पड़ा, ठीक है, लेंस पर पड़ते ही यह क्या हो गया, डाइवर्ट हो जाएगा, लेंस पर पड़ते ही क्या होगा, डाइवर्ट होगा, समझ गए। डाइवर्ट कैसे होगा, तो आपको अभी मैंने बताया कि लेंस पर पड़ते ही यह कन्वर्ज हो जाता है, झुक जाता है अपने पथ से, तो जो समांतर जा रहा था वह भी हल्का झुक जाएगा, यह भी समांतर वाला हल्का झुकेगा, यह भी झुकेगा और यह भी झुकेगा। झुकने के बाद यहाँ पे जो एक स्थान पर मिलता है यह रेटिना होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस प्रतिबिंब बनने से पहले, रेटिना से मिलने से पहले यह जो है लेंस से भी पार किया रहता है किरण, और लेंस के पार करने के बाद जो एक्वस और विट्रस दोनों जो ह्यूमर है तरल के रूप में जो बैलेंस बना के रखता है दबाव को, उसको भी पार करके तब जाके यह जो है जाता है
है कहाँ पे, रेटिना पर, जहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व द्वारा प्रतिबिंब की विस्तृत सूचना प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स भाग के जो है ऑसिपिटल लॉब से में पहुंचती है। अब होता यह है कि चूंकि रेटिना सबसे आंतरिक लेयर है, ठीक है, अब यह आंतरिक लेयर होने के कारण प्रतिबिंब बनाता है, और जो भी प्रतिबिंब बना है इसका सूचना हमारे ब्रेन को देता है कौन, रेटिना जो है प्रतिबिंब बनाने के बाद सूचना जो है किसके द्वारा पहुंचता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन के प्रमस्तिष्क भाग में सूचना पहुंचता है कि हाँ हम फलाना चीज़ को देख रहे हैं। मतलब हम अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में ये सारे फिजियोलॉजी होता है, क्रिया होता है, तब जाके हमें ज्ञान होता है कि हाँ हम फलाना चीज़ देख रहे हैं। लेकिन ये सब इतना जल्दी फास्ट होता है, इसके बीच में कोई जो है टूट नहीं होता है, जिससे हमको लगता है कि हम तो सीधा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच में क्रिया विधि होता है, तभी जाके हम किसी चीज़ को देखते हैं। समझ गए, तो ये चीज़ हो गया। अब जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, ठीक है, वह प्रतिबिंब का ऑप्टिक नर्व के द्वारा प्रतिबिंब की विस्तृत सूचना हमारे मस्तिष्क के भाग को जाता है ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है सूचना को कहाँ पहुँचाता है, ऑसिपिटल लोब में, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में जो विजुअल एरिया है, जो दृश्य क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित होता है। और जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पे विजुअल एरिया स्थित है, और इसमें मस्तिष्क रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब का सीधा ज्ञान कराता है। ठीक है, अब जो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका सीधा ज्ञान जो है व्यक्ति को होता है। तो इसीलिए मनुष्य का आँख किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा। समझ गए चीज़ों को, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यह फिजियोलॉजी आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रकाश समांतर रेखा में क्या करता है, गमन करता है। समांतर रेखा में गमन करने से यह हमारे आँखों पर जो है इसका सारा जो है फोकस प्रकाश का आँख के लेंस में आता है। ठीक है, लेंस जो है क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तन कर देता है, और यह अपने पथ से झुक जाती है टकराने के बाद। ठीक है, अब झुकने के फलस्वरूप यह लेंस के बाद एक्वस और विट्रस ह्यूमर जो पारदर्शक होता है उससे गुजरता है और रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाता है। अब जब प्रतिबिंब बन जाता है तो रेटिना जो है सूचना भेजता है कि हम फलाना चीज़ को प्रतिबिंब बनाए हैं, आप देखिए फलाना चीज़ है, इसका ज्ञान दीजिए आप। तो रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो है मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग के जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पे सूचना पहुँचता है, और वहाँ पे जो हमारा ब्रेन में जो विजुअल एरिया स्थित है वह रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा ज्ञान कराता है। समझ गए, और इसी से हम देख पाते हैं इतना आसानी से। तो देखने के बीच में इतना सारा जो है कंसेप्ट है, तो इसको आपको समझना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ विजन मैं ऊपर आपको समझा ही दिया। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि संवेदी अंगों को सूची बनाए। पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेंसरी ऑर्गेन कौन कौन सा है, सूची बनाइए। तो बाहरी जगत से जानकारी संवेदी अंगों के माध्यम से होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, हमें बाहरी वातावरण, बाहरी जगत से जो भी जानकारी है, चाहे हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, ये सब जानकारी ही देता है बाहरी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी संवेदी अंगों से भी मिलता है हमें। शरीर में विशेष प्रकार के संवेदना मतलब सेंसेशन होता है, जैसे ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब, ताप, यह सब एक संवेदना है। इसका ज्ञान हेतु संवेदी अंग हमारे अंदर दिया गया है, जिस पर हमें निर्भर होता है, और इसे ज्ञानेंद्रियां ही कहते हैं। मानव में 5 प्रमुख सेंसरी ऑर्गेन पाया जाता है। इसी सेंसरी ऑर्गेन के जरिए हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं संवेदी अंगों के जरिए, जिससे हम विशेष प्रकार के संवेदनाओं को महसूस करते हैं। जैसे शोरगुल को अगर महसूस करना है तो कान का होना जरूरी है, अगर आप भीड़ भाड़ को देखना चाहते हैं तो आँख का होना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, कैसा है, तो इसके लिए आपको स्किन का होना जरूरी है। समझ गए, गंध का अगर महसूस करना चाहते हैं कि कैसा गंध आ रहा है तो नाक का होना जरूरी है। तो ये सब सेंसरी ऑर्गेन है जो हमारे बाहरी चीज़ों को ज्ञान और संवेदन को अनुभव कराता है। समझ गए, ये आपके अलग अलग है। सबसे पहले आता है, देख लीजिए, स्पर्शेंद्रिया। स्पर्शेंद्रिया का मतलब है कि स्पर्श करने से, छूने से पता चले तो वह त्वचा होता है। स्पर्श करना, ताप का पता करना, दाब का, सर्दी के एहसास करना, यह त्वचा से पता चलता है। जैसे ठंडी में अगर आप गर्म कपड़े पहने हैं, देह गर्मा हुआ है, और उस देह कपड़े के अंदर कोई हाथ अगर डाल देता है, ठंडा हाथ, तो एकदम सिहर जाता है। क्या, वह सेंसेशन है, संवेदना दे रहा है। ठीक है, जानकारी दे रहा है कि आपको ठंडा अनुभव है।
उसी प्रकार से स्वादेंद्रियाँ, स्वादेंद्रियाँ का मतलब होता है जीभ। जीभ से हम स्वाद का इंद्रियाँ जो है जीभ है, और इससे स्वाद का ज्ञान का अनुभव करते हैं कि तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, समझ गए। घ्राणेन्द्रिया, घ्राणेन्द्रिया का मतलब है घ्राण, घ्राणेन्द्रिया का मतलब है कि नाक, यानी किसी भी चीज़ को घ्राण करना यानी गंध के बारे में ज्ञान है ना। तो गंध के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो घ्राणेन्द्रिया महत्वपूर्ण है। ओके। उसी प्रकार से श्रवणेन्द्रिया, श्रवणेन्द्रिया का मतलब है कि कान से जो ध्वनि को हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह श्रवणेन्द्रिया है। ओके। और लास्ट है आपका आँखें, दृश्येंद्रियाँ, जो दृश्य को दिखाने वाला काम करता है, तो वो हो गया हमारा आँख, जो दृश्येंद्रियाँ हैं, जैसे वस्तुओं को देखने हेतु आँख का इस्तेमाल किया जाता है। 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार के मुख्यतः संवेदी ऑर्गेन है, जिसको सूची बनाने के लिए आपको पूछेगा तो बना दीजिएगा। इससे पिछले वाला प्रश्न एग्जाम में यह प्रश्न MP में पूछा गया था। ठीक।